जितने फंक्शन में जाता हूँ वहाँ भी सब यही हो रहा होता है, इसको भी एक बार देख ले, इसको भी डांस देख ले, ये सबका एक शौक होता है और अच्छा लगता है कि उनकी उम्मीद इतनी होती है, लेकिन कई बार थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। कई बार होता है आपका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है और कई बार आपके साथ डायरेक्टर के साथ फाइट होती है और फिर आप कई बार पूरी जान लगाने के बाद भी डायरेक्टर को कन्विंस नहीं कर पाते हो। मना करने की वजह से कभी कोई नोकझोंक हुई है? काम बहुत कम होता है तो स्ट्रेस होते हैं, तो दे गेट एंग्री, दे गेट अपसेट। 5 साल पहले भी मेरी गाड़ी में का आई थिंक ग्लासेस ही ब्रोक कर दिया था, वो टेंशन में लोग ऐसा करते हैं। आई थिंक ये होता है। बार बार दिखते रहोगे तो नजर में रहोगे। दंगल के टाइम पे मैं फातिमा सानिया को पहली बार ऑडिशन पे मिला था, 50 दिमरी को पहली बार लैला बच्चन ऑडिशन पे मिला था। ऐसे में कभी लोगों को मिला ही नहीं। बार बार देखोगे उसके बाद भी एक्टिंग नहीं आती तो क्या मतलब है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुमको पार्टी करनी चाहिए, वहाँ पे बहुत डायरेक्टर मिलते हैं। जिन लोगों ने मुझे बोला था ना वो आज भी पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ पहुँच गया। मैं हंदू मेहता से कुछ भी बात कर सकता हूँ, मैं कबीर खान से कुछ भी बात कर सकता हूँ। मैं राजू सर के साथ मुझे जो भी प्रॉब्लम होती है, गुस्सा आता है, उनको फोन कर लेता हूँ, सर आया बोलने शांत हो जाए। वॉशरूम में जाता हूँ, मुझे ऐसा एक्टर दिख जाता है ना तो लगता है अरे इसको तो कभी मैंने कास्ट नहीं किया। मैं इमीडिएटली अपने ऑफिस को बोलता है कि एक्टर तो अभी मुझे मिला स्क्रीनिंग में। मुझे लगता है कि वॉशरूम के टाइम पे ना आप कुछ और सोच नहीं रहे होते। इन्फिनिटी मॉल के पास वासीपुर हिट हुआ था तो आई वाज स्टैंडिंग देयर, तो मुझे एक लड़का बोल रहा है कि अरे यार तेरा फेस तो बहुत अच्छा है, तो मुकेश चावड़ा से मिलना, मेरा दोस्त है। अच्छा, मेरा नंबर दे दो, लिख नंबर। मुझे नंबर दिया, मैंने कहा मेरे उनसे हेलो करा दो, मैं बात करता हूँ। बोलो करो ना। नहीं मैंने कहा करो तो इसने फोन किया, मेरा फोन बजा। मैं ही हूँ। हेलो, मैं हूं मुकेश छाबड़ा और मेरे साथ है आज अविनाश पाल और मैं हूं बॉलीवुड बबल में। तो आज मैं इनसे सवाल पूछने वाला हूं कि इन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया जर्नलिज्म का। चलिए बताइए, तो कैसे आना हुआ आपका बॉलीवुड के अंदर और कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? ये बहुत ही ना सिनेमैटिक किस्सा है और मुझे समझ नहीं आ रहा, पहली बार कोई मुझसे एक्चुअली मेरी कहानी पूछ रहा है। हर बार आप ही पूछते हो सवाल, तो मुझे लगा इस बार मैं पूछता हूँ क्योंकि बॉलीवुड बबल का इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को बनाता है तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इतने सारी रिसर्च करते हैं, इतने सवालों को पूछते हैं, तो अविनाश आपको कैसा लगता है अब इतने सारे एक्टर का, स्टार का, डायरेक्टर का जब आप इंटरव्यू करते हो तो आपका फेवरेट कौन है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और हम दोनों में आई थिंक ये चीज सिमिलैरिटी है। जैसे आप अपने काम को एंजॉय करते हो ना, आपका काम आपका पैशन है, सेम चीज मेरे साथ है। मुझे अपना काम इतना पसंद है, लोगों के बारे में पढ़ना, बात करना, उनसे सवाल पूछना, और दैट टू वो लोग जिनसे लोग देखने के लिए, मिलने के लिए, एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो मुझे बाय नेम जानते हैं, वो मेरे काम को पसंद करते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं। जैसे आप वो पसंद की वजह से शायद तुम्हारे साथ बैठे हैं, तभी तो। कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, 3 चीजें आप बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। वो है माया नगरी मुंबई, जहां हर दिन लाखों करोड़ों लोग अपने सपने लेके उतरते हैं। कुछ के नाम बनते हैं, कुछ की कहानियां बनती हैं और कुछ इस चकाचौंध में गुम हो जाते हैं। आप वो हैं जो उनकी काबिलियत को परखते हैं और उन्हें मौका देते हैं। थैंक यू। पर आप कहाँ के रहने वाले हो और आपका कैसे आना हो? आपका जो पहला जॉब कौन सा था? मेरा पहला जॉब यही था, मीडिया का ही था। मैं झांसी में मेरी पहली जॉब शुरू हुई थी। बहुत छोटा सा चैनल है, सिटी चैनल, SR न्यूज़, वहाँ पे एंकरिंग शुरू करी थी। पहले दिन ही रैगिंग हुई थी बट मज़ेदार थी, लाइफ लॉन्ग चीज़ सिखाई उसने। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आज आपके सामने बैठा हूँ। वाह। और पहला ऐसा एक्टर कौन जो आपको याद हो जो आपने इंटरव्यू किया हो? ऐसा कौन? मेरा पहला इंटरव्यू था प्राची देसाई के साथ में। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत प्यारा। बहुत कम लोग होते हैं, आप इनफैक्ट बेहतर जानते होंगे कि बहुत कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो टाइम पे आते हैं। वो एकदम टाइम पे थी। अभी टाइम पे ना तो बहुत जरूरी बात होती है। नहीं, पर वहाँ से लेके यहाँ तक कि जो तुम्हारी ग्रोथ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत से लोग तुमसे ये बात समझेंगे, सीखेंगे और जिस तरह से आप बात करते हो अच्छा लगता है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस विद यू। ओवर टू यू नाउ। सो मच। बिल्कुल, अब हम शुरू करते हैं जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो स्वागत है मुकेश भाई, मुकेश जी, मुकेश सर। आपको अलग अलग चीजों से, अलग अलग तरह से लोग बुलाते हैं। कैसा फील कर रहे हो, क्या चल रहा है? सबसे अच्छा लगता है मुझे लोग कास्टिंग छाबड़ा बुलाते हैं। कास्टिंग छाबड़ा, आई थिंक वो मेरा ईमेल आईडी भी है, मेरा वो इंस्टाग्राम अकाउंट भी। आई थिंक वो अच्छा लगता है बहुत। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और इतना प्यार लोग करते हैं क्योंकि बहुत कम टेक्नीशियंस होते हैं जहाँ लोग उनको पहचानते हैं, उनको प्यार करते हैं। आई थिंक क्योंकि सब लोगों का कनेक्शन जिस एक्टर के साथ होता है, आई फील आई एम द लकीस्ट वन जिसके साथ आम पब्लिक भी जिसको जानती है और पहचानती है और प्यार करती है, तो अच्छा लगता है। आप ना एक तरह से एक वो ब्रिज हो जहां नॉर्मल लोग आते हैं और जो इंडस्ट्री उसके बीच में आप उसको फुलफिल कर रहे हो। आंखें चलता फिरता कैमरा में बोल सकता हूँ सिनेमैटिक भाषा में। अगर एकदम आम इंसान के लिए अगर मैं पूछूं कि कास्टिंग डायरेक्शन या कास्टिंग प्रोसेस है क्या? ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है
क्योंकि अगर आपके पास सही कलाकार नहीं होंगे, आपकी कहानी जो है उतनी बेटर नहीं बनती है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सही कास्टिंग हो जाती है, अच्छा स्क्रिप्ट आपके पास है, अच्छा डायरेक्टर, अच्छी कहानी होगी, तो आप ऑलरेडी गेम के अंदर हैं। तो कास्टिंग एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको सही एक्टर को चुनना है सही रोल के लिए। उसमें आप एक्टर से ज्यादा कैरेक्टर को चुनते हैं जो भी आपके स्क्रिप्ट को सूट करता है। मेरा काम होता है कि डायरेक्टर के विजन को और बढ़ाना, उनको जिस तरह के कलाकार चाहिए उनके एक्टर को ढूंढ के उनको पर्दे के सामने लाना जो कि सही है। देखिए बहुत सारी फिल्में आपने देखा होगा जहाँ पर चाहे वो नए चेहरे हैं, चाहे वो जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है, चाहे जो सेमी नोन है, या जो नए लोग आ रहे हैं, उनको मिक्स करके क्या कास्टिंग करेक्ट होनी चाहिए, दुनिया कैसी क्रिएट होनी चाहिए, वो सब करना पड़ता है। सबसे पहले हमको स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम अपना ब्रीफ बनाते हैं, ब्रीफ बनाने के बाद हम डायरेक्टर के पास जाते हैं, उनका ब्रीफ बनाते हैं, फिर हम कॉमन एक ब्रीफ बनाते हैं, फिर हम एक प्लेस पे आते हैं कि यहाँ पे हमसे कास्टिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। वो प्रोसेस कभी कभी 2 महीने तक चलता है, कभी कभी 2 साल तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन द हाउ बिग इज द फिल्म, हाउ बिग इज योर कास्टिंग, वो सब पे डिपेंड करता है। तो वो ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसके बगैर फिल्में शायद नहीं बनते हैं। और इन सब के बीच में अगर मैं बोलूं पैसा, मुंबई एक महंगा शहर है, तो कैसे आप अपनी फीस या सैलरी एडजस्ट करते हैं, और कैसे जो जिसको भी आप कास्ट कर रहे हैं उसकी फीस आप लोग तय करते हैं या प्रोडक्शन या डायरेक्शन? नहीं, हमारा तो क्रिएटिव काम है ना। जैसे प्रोडक्शन डिजाइनर है, जैसे डीओपी है, हमारा फीस से क्या लेना देना। हमको तो एक प्रोड्यूसर फीस देता है, हमारी फिक्स फिल्म की फीस होती है, छोटी फिल्म की अलग होती है, बड़ी की अलग होती है, उसकी एक फीस फिक्स होता है। हम सिर्फ क्रिएटिव काम करते हैं, हमको ये नहीं पता एक्टर कितने पैसे मिलते हैं, हमसे कौन डील करता है, लाइन प्रोड्यूसर बात करता है कि ईपी बात करते हैं, हमको नहीं पता होता। हमको सिर्फ एक फिक्स फीस मिलता है फिल्म के लिए। उसी फीस को हम अपनी कंपनी में जितने भी लोग हैं उनके साथ अपना एक परसेंटेज भी है कि इतना तेरा होगा इस फिल्म के अंदर, इतना तेरा सैलरी होगा, तो वो डिसाइड करते हैं। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई एक फिल्म है ना, आपने उसके लिए लोगों को चुना, आपने एक 8, 10, 15, 20, 50 जो भी लोग चुना और आपने आगे बढ़ा दिए कि इस कैरेक्टर के लिए हमारे मुताबिक ये लोग हैं, लेकिन किसी वजह से वो बात नहीं बन पाई हो, चाहे वो फीस फैक्टर हो, चाहे बहुत सारे होता है। हम डायरेक्टर और हम क्रिएटिव प्रोसेस पे जब हम एक पेज पे आ जाता है कि ये कास्टिंग करेक्ट है, तो कभी कभी होता है कि जब वो डायरेक्टर भी ओके कर देता है, देन इट गोस टू द प्रोड्यूसर, देन कोई एक्सपेंसिव होता है तो शायद उसको नहीं अफोर्ड कर पाते, इस रोल में इतने पैसा नहीं लगा सकते, कोई डेट्स की वजह से नहीं कर पाता है, कोई किसी रीजन की वजह से फिल्म नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट तो होता ही है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है कि वो शायद केमिस्ट्री वर्क नहीं करी उस एक्टर के साथ, या कोई फीस या वो डेट वर्क नहीं करा, फाइनेंशियली वर्क नहीं करा, कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो सब भी चलता है, वो तो नॉर्मल है, इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। देन यू आल्सो हैव टू बी रेडी विद द रिप्लेसमेंट कि इसकी जगह कौन करेक्ट होगा, तो वो एक डबल काम हो जाता है। लोग पीछे पड़ते हैं क्योंकि आपका जो काम है ना, आप हर जगह आपको लोग उस नजर से देखते हैं कि यार एक तो कोई रोल दिलवा दो, कुछ तो काम दिलवा दो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो दोस्त हो, सभी लोग मतलब आप जितने भी, मैं अभी वापस जब दिल्ली भी जाता हूँ या पंजाब भी जाता हूँ, तो वहाँ पे जितने भी फंक्शन में जाता हूँ वहाँ भी सब यही हो रहा होता है, इसको भी एक बार देख ले, इसको भी डांस देख ले, इतना भी कर ले। जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मिलते हैं, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे सबको एक बार टीवी के सामने या फिल्म में आना ही आना है, ये सबका एक शौक होता है। लेकिन उसके बाद किसी का पैशन होता है, किसी की जिंदगी होती है, कई लोग शौक के लिए भी करते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि यार एक बार से मिल रहे हैं, तो ऐसा रेगुलर होता है और अच्छा लगता है कि उनकी उम्मीद इतनी होती है, लेकिन कई बार थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। मना करने की वजह से कभी कोई नोकझोंक हुई है? क्योंकि सबको कास्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक्टर एक बहुत सेंसिटिव स्पेस में होता है ना, वो वल्नरेबल होता है, उसके काम बहुत कम होता है, तो वो स्ट्रेस होते हैं, तो दे गेट एंग्री, दे गेट अपसेट, तो ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि बहुत साल पहले भी मेरी गाड़ी में का आई थिंक ग्लासेस ही ब्रोक कर दिया था, वो टेंशन में लोग ऐसा करते हैं। आई थिंक ये होता है किसी कास्टिंग असिस्टेंट से वो लोग एंगर हो जाते हैं, भड़क जाते हैं कि हम कितने साल से ट्राई कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, पर आई थिंक वो सब एक काम की तलाश के अंदर एक नेचुरल एंगर होता है जो कभी कभी होता है, लेकिन बहुत लोग समझदार होते हैं जो पेशेंटली काम करते हैं, उनको हमेशा काम मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि शहर में अगर आप दिल से लगे हो ना, आपको काम मिल ही जाता है, लेकिन अब आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना होता। आई अंडरस्टैंड काम कम है और बॉम्बे महंगा शहर है, तो आपको इमोशनली फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपका इश्यूज होते हैं, बट आई अंडरस्टैंड, वो हमारी पार्ट ऑफ द जॉब है, तो वी नो जस्ट हाउ टू डील विद इट, जस्ट टेल देम टू बी काम। मैं जितने भी लोग अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, एक चीज़ बताऊंगा कि इस समय मैं मुकेश भाई के स्टूडियो में, ऑफिस में बैठा हूँ और बहुत पॉजिटिविटी है। मैं जैसे ही अंदर एंटर होता, मैं पहले भी आ चुका हूँ, मैं भी जो बाकी टीम थी उनसे यही बोल रहे थे कि यहाँ पे आके ना बहुत पॉजिटिव फील होता है। अब ऐसी जगह जहां हर दिन हजारों लोग आ रहे हैं अपनी किस्मत को मौका देने के लिए, आप पे कितना स्ट्रेस रहता है और खुद को काम कैसे रखते हो? आई थिंक स्ट्रेस बहुत रहता है, बिकॉज क्या है, और मैंने इसलिए अपनी ऑफिस स्पेस को भी इतना
हेल्दी और हैप्पी रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप दिन भर काम करते हैं। हमारा ऑलरेडी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है। अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हैप्पी नहीं होगा ना तो और काम में प्रॉब्लम होती है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप देखेंगे, आई थिंक मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे पूरे ऑफिस में माँ की तस्वीर हर जगह है। मेरे जो लोग हैं, मेरी जो टीम है वो बहुत अमेजिंग लोग हैं, बहुत यंग फिल्म स्कूल के बच्चे हैं, बहुत जो असिस्ट करते हैं, असिस्टेंट है, जो सुपर सीनियर भी हैं, जो मेरे साथ भाई कई सालों से काम कर रहे हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत दिल लगाते हैं, जो कई सालों से इस काम को कर रहे हैं। हम सब इसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। हम और हमारे लिए वो एक्टर, चाहे वो नया हो चाहे स्टार हो, हम सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम सबको उतनी इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं ताकि ये काम हमारा और बढ़े, क्योंकि हम जो भी हैं आज वो नए कलाकारों की वजह से हैं। इफ़ यू डोंट फाइंड न्यू पीपल, नोबडी विल गिव अस मोर वर्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वो ऑफिस का एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एंट्री से लेके पूरा एक ऑडिशन रूम तक, वी हैव टू मेक श्योर कि दैट पीपल आर हैप्पी हियर। व्हेन यू आर हैप्पी, आपकी एक्टिंग अच्छी होती है, यू गिव गुड ऑडिशंस। व्हेन यू ऑलरेडी स्ट्रेसफुल, तो देन आपकी प्रॉब्लम होती है। एक वक्त वो था जब स्ट्रगल कर रहे थे, एक वक्त वो है जब लोगों को मौका देते हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऑडिशन लिया हो, कोई आया हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, बट किसी भी रीजन से आप उसको कोई भी एक XYZ रीजन की वजह से सिलेक्ट नहीं कर पाए हो, रिग्रेट रहा हो, वो बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है? क्योंकि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई बार होता है आपका एक्टर बहुत अच्छा लगता है, कई बार आपके साथ डायरेक्टर के साथ फाइट होती है, और फिर आप कई बार पूरी जान लगाने के बाद भी डायरेक्टर को कन्विंस नहीं कर पाते हो, फिर आपको लगता है शिट यार। ऐसा हुआ? कोई किस्सा याद है? बहुत बार हुआ है, फिल्मों में कई बार होता है ऐसा, कई फिल्मों में ऐसा हुआ है, लेकिन आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर, ही इज ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल नाउ। बट ऐसे बहुत सारे किस्से जहाँ पे उस वक्त जब मुझे वो एक्टर को चाहिए था वो नहीं लिया, लेकिन जब वो एक्टर हिट हो गया तो वही डायरेक्टर ने बोला था कि मुझे इसके डेट दिलवा दे। क्योंकि ये वक्त ऐसा है ना, हमेशा बोलते हो कि शहर में नेवर से नेवर टू एनीवन। आपको पता नहीं कौन कब किस जगह पे पहुंच जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द रीजन आई नेवर से कि मैं किसी को ये नहीं बोलता कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। शहर में कभी भी किसी का भी कुछ हो सकता है, ये मैजिकल सिटी है। आप काम करते रहो, शिद्दत से लगे रहो, आपका भी कुछ होगा। लेकिन जब आपको चाहिए उस वक्त नहीं होता तो ज़्यादा दुख होता है कि यार ये करेक्ट है, इसका नहीं हो रहा, उसकी वजह से किसी और को लिया, और मैंने फिल्म देखने के बाद बोला कि वो अभी भी करेक्ट नहीं है, एंड दे एग्रीड ऑल्सो, द डायरेक्टर ऑल्सो एग्रीड कि ही इज राइट। तो आई थिंक होता है, क्योंकि मैं खुद भी अपनी जब 10-12 साल पहले जब चीज़ें होती थी, मैं खुद भी अपने आप को ट्रेन कर रहा था, राइट। तो उस वक्त डायरेक्टर थोड़ा और फाइट करते थे, क्योंकि मेरा भी काम में और अभी थोड़ा और एक्सपीरियंस होता, शायद अभी फाइट कम होता। अभी दे जेन्युइनली लिसन एंड रिस्पेक्ट दैट। 15-13 साल पहले जब शुरुआत की थी तो शायद उतना उनको लगता था ये क्या हमको बताएगा, इतना ऐसा होता ही है ना, ये तो नया आया है, ठीक है। तो आई थिंक वो धीरे धीरे व्हेन दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ दिस जॉब एंड द वैल्यू ऑफ एडिशन, आई थिंक दे नाउ दे एक्चुअली really listen each and everything whatever I say। मतलब के लिए किसी ने दोस्ती की है, या आपको लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनको लगता है काम बन जाएगा? कई बार लगता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि शहर में ना ऐसा लगता है कि सब ऐसे है ना, वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हमको भी काम तो मांगना ही पड़ता है, मुझे भी काम मांगना पड़ता है डायरेक्टर के पास, अगर ऐसा लगता है। लेकिन हमको ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन, जैसे मुझे बहुत अच्छे लोग लगते हैं जो मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे काम की तलाश है, वो सीधा बोलते हैं। वो दोस्ती करके घुमा के मतलब की बात करना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इट्स बेटर टू बी डायरेक्ट रादर देन किसी को दोस्ती करके आपको ट्राई करने की, एक्स्ट्रा स्वीट बनने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बोलो, मैं भी सीधा बोलता हूँ कि सर मुझे आपके साथ काम करना है, मैंने अभी तक आपके साथ एक भी फिल्म नहीं करी है, मुझे आपकी फिल्म को कास्ट करना है, इट इज नथिंग रॉन्ग। अगर मैं पहले दोस्ती करूंगा, फिर उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा, फिर बोलूंगा चलो मिलते हैं, फिर तो वो बहुत ना, वो जो पूरा का पूरा प्लानिंग है ना, वो नहीं करनी चाहिए। इट इज योर जॉब, go and genuinely ask people। ऐसे बहुत लोग, मुझे भी फीलिंग आ जाते हैं कि यार ये whether you want to talk to me or you want to talk to मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो समझ में आता है। इतने सारे लोगों के साथ आपने डील किया ना इतने सालों में, करेक्ट, एंड आई बीन डीलिंग विद पीपल फॉर लास्ट 18-19 years and done more than like close to 400 project now including everything। तो इतने सारे लोगों के साथ डील कर समझ में आ जाता है, तो इसलिए आपको सेंस हो जाता है कि यार कितना दूर रखने का है, कितना। अच्छा, इसका कभी वैसा वर्सा हुआ है कि आपका कोई दोस्त या जान पहचान वाला हो, उसने आपको नहीं बताया कि उसे कास्टिंग में आना है, ऑडिशन देना है, एक्टर बनना है, लेकिन आपके ऑफिस में अप्लाई एंड ऑल कर रहा है, फिर आपके पास एक दिन आते कि, और आप बोलते यार मेरे से बोल देते ना एक बार? नहीं, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। मेरे 1-2-3 बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे कभी नहीं बोला, लेकिन वो मेरे ऑफिस में आएंगे, ऑडिशन देंगे, और सही होता है तो उनको कास्टिंग होते, नहीं होता तो कभी मैं उनसे ना वो मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि आपकी दोस्ती काम से नहीं होनी चाहिए, वो एक अलग प्रोफेशन है। आप अपना उसको, आपके जिस दिन आपने अपने दोस्ती को काम में मिक्स कर दिया ना, दोस्ती खत्म हो जाएगी। ऐसा बहुत, अरे मैं उनको ऑडिशन दिखता हूँ तो बोल देता है कि बकवास था, अच्छा नहीं था, और वो एंड तो दोस्ती इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उनको साफ बोल सको, तो वो ऐसा हुआ है।
और वो आते हैं ऑडिशन देते हैं, और मैं कभी कभी होता है कि मैं पूरा पूरा दिन उनसे मिलता भी नहीं हूँ, 5 दिन भी कभी नहीं मिलता, बट मैं क्लोज फ्रेंड, आई हैंग आउट विद देम। अच्छा, ये भी एक बहुत चलता है कि बार बार दिखते रहोगे तो नजर में रहोगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बार बार दिखोगे उसके बाद भी एक्टिंग नहीं आती तो क्या मतलब है? मतलब आपका काम होना चाहिए, बात जितनी मर्जी बार भी देख लो, आपको एक्टिंग तो आनी चाहिए। कई बार जितने भी लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने भी लोग इतना सारा काम, मैंने उनको तो मिला ही नहीं। दंगल के टाइम पे मैं फातिमा सानिया को पहली बार ऑडिशन पे मिला था। मैं इतने सारे जो फिल्म हमने करी, 50 जनवरी को पहली बार लैला बच्चन ऑडिशन पे मिला था। मैं ऐसे में कभी लोगों को मिला ही नहीं, क्योंकि बार बार मिलने से थोड़ी ना होता। हमारा काम है टैलेंट ढूंढने का, ऑडिशन करके लोगों को बुला लेंगे। मैं आमिर साहब को पहली बार मिला था काय पोचे के टाइम पे। तो ये कुछ इसमें आपको बार बार दिखना, पता नहीं कहाँ से ये बात है, कौन बार बार दिखना चाहिए, बार बार, अरे बार बार आपको अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए, आपको बार बार नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको अच्छी एक्टिंग आती है ना, आपको काम मिल जाएगा। क्योंकि इतने सारे लोग जो भी बॉम्बे में काम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा काम जो कर रहे हैं, जयदीप बलावत हो, चाहे अभी विजय वर्मा, जो अभी जो रिसेंटली इतना सारा जो काम कर रहे हैं, ये उस टाइम से काम कर रहे हैं जब सोशल मीडिया था भी नहीं। तो वो कहाँ दिखते हैं? वो ऑडिशन ही देते थे, अच्छा ऑडिशन देते थे, वो घर जाते थे। आपने अभी कायपोजे का जिक्र किया, विजय वर्मा ने भी शायद ऑडिशन दिया था। विजय वर्मा ने दिया था ऑडिशन, और आयुष्मान खुराना ने दिया था ऑडिशन, अली फजल ने दिया था ऑडिशन, अंगद वेदी ने दिया था ऑडिशन, और भी बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया था, बहुत लोगों ने ऑडिशन दिया था। तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी का गाय पोचे का। बहुत ही छोटा सा ऑफिस था, इतना ही ऑफिस था, यहाँ पे सब लोग आए थे और बहुत मेहनत करते सब लोग, जिनके भी आज मुझे खुशी होती थी। ऑल आर डूइंग सो वेल, दे आर सच अ बिग सक्सेसफुल एक्टर एंड स्टार इन टुडेज टाइम, पर वो इतनी मेहनत करते थे तब भी और आज भी। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी 5 फिल्में जिनका ऑडिशन या कास्टिंग प्रोसेस आपके लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल एज वेल एज चैलेंजिंग रहा हो, तो 5 कौन सी? यार ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर। 400 लोग, हाँ, 384 पीपल। मैं कभी भूलता नहीं हूँ वो पंकज त्रिपाठी का वो ऑडिशन हो, जो बहुत ही कमाल था। अगर आप कभी देखेंगे वो बहुत ही कमाल था। चाहे वो मुरारी का ऑडिशन हो, चाहे वो रीमा फैन का ऑडिशन हो, ऐसे बहुत सारे ऑडिशन हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। काय पोचे का पूरा प्रोसेस जो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिशन थे, जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। सुपर 30 के जो 30 बच्चे थे, उनका जो मुझे लगता है कि बहुत प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। लैला मजनू का ऑडिशन का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था, और बजरंगी भाईजान के मुन्नी को ढूंढने का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे ज्यादा जो बहुत मेरे क्लोज है वो है चिल्लर पार्टी। चिल्लर पार्टी, इतने सारे 8000 बच्चों को ढूंढना बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। और दंगल जो ये प्रोसेस है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रही लाइफ में। और अभी रिसेंटली टाइम में अब जो मैं बोलूँ, जो चमकीला का कास्टिंग प्रोसेस था, पूरा पंजाब क्रिएट करना उस समय, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो पंजाब में जाते जैसे काम किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, जब आप कोई भी डायरेक्टर से मिलते हो किसी भी फिल्म के लिए, आपने इतने सारा नाम लिए, मैं उसमें से दंगल या हैदर कोई भी पिक करते हैं, आपको कितना क्या नरेट किया जाता है चीजें? पूरी स्क्रिप्ट क्या है? बिना स्क्रिप्ट पढ़े आप कैसे कैरेक्टर समझोगे? मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि राइटर, डायरेक्टर के बाद, अगर प्रोड्यूसर के बाद ऑफ कोर्स पहला बंदा जो डिपार्टमेंट में आता है वो मैं हूँ, और सबसे पहले इसका काम खत्म होता है वो भी मैं हूँ। बिकॉज व्हेन दे गो ऑन फ्लोर, माय जॉब इज डन बिफोर दैट। तो सबसे पहला बंदा जो इम्पोर्टेंट मैन होता है यूनिट के अंदर, वो कास्टिंग डायरेक्टर होता है। उसके बाद एडीज जुड़ते हैं, डीओपी जुड़ता है, ऑपरेशन जुड़ता है। हमारा काम सबसे पहले शुरू होता है, क्योंकि एक्टर नहीं होंगे तो फिल्म कैसे बनेगी। और आपको या किसी भी कास्टिंग कंपनी को साइड कैरेक्टर्स की ही जिम्मेदारी रहती है, मेन की भी। तभी तो गाय पोचे में नए लड़के आए, लैला बच्चन में नया लड़का लड़की आए, दंगल में नए लड़के आए। इसने पूरी की पूरी कास्टिंग, कभी नया लड़का भी लॉन्च करना हो तो कैसे तो होंगे ना, कहाँ से आए थे लोग? मुझे ऐसे 8-10 नाम बताइए ना जो लीड में रहे और आज अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको आपने ऑडिशन बहुत दिया हो। सारे लोग जिनका काय पोचे में आप सभी देखो, उसमें सुशांत राजकुमार, जितने में दंगल में सान्या, फातिमा, लैला मजनू, तृप्ति, अविनाश तिवारी, तो ऐसे बहुत सारे। अभी भुवन बाम इन जर्सी, संजू में विक्की, ये सब इतने बड़े जो सब काम कर रहे थे, ऑल नाउ बिग स्टार। जयदीप बलावत वाज आल्सो इन रॉक स्टार, विजय वर्मा, ये सब के सब जो लोग हैं आप देखोगे, दे आर ऑल नाउ बिग स्टार, दे आर डूइंग रियली 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 वेल, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम। जब एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे आपने जितने नाम लिए ये सब एस्टेब्लिश हो गए हैं, हाँ। उसके बाद आपका और उनका कनेक्शन कितना रहता है? कुछ ऐसे हैं जो देखें कि बदल गए, सक्सेस मिलते ही बदल गए, और कुछ ऐसे हैं जो आज भी उतनी मोहब्बत और उस रिस्पेक्ट से मिलते हैं। आई थिंक मेरे साथ कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि शायद मैं ना ऑलरेडी, मेरा शुरू से मैं कभी भी एक्टर के साथ एक सर्टेन डिग्निटी को मेंटेन करके रखता हूँ। मेरे दोस्त हैं जो हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ दैट आई मतलब टुडे इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू विक्की, वो इतना अच्छा, सिंपल, ऑनेस्ट है, इतना बड़ा स्टार है। मैं टॉक टू राजकुमार ऑलमोस्ट एवरी डे, आई टॉक टू आयुष्मान ऑलमोस्ट एवरी डे। यार नहीं, मेरे साथ टचवुड ऐसा नहीं हुआ। मतलब पंकज त्रिपाठी के साथ भी बात करो तो कभी ऐसा नहीं हुआ, नवाज भाई के साथ बात करो तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक ये दिस इज ऑल्सो अप टू यू, हाउ यू
कीप योर रिलेशनशिप हैप्पी एंड हेल्दी। आपको वो आपकी जिम्मेवारी भी होती है कि आप कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो। आपने डिग्निटी की बात करी कि वो एक चीज मेंटेन रखनी पड़ती है। आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो कुर्सी के इस तरफ भी बैठे हो, हाँ। है ना, होस्ट करते हो, सवाल पूछते हो, एंकर रहे हो, ये कैसे तय करते हो कि क्या पूछना है या नहीं? क्योंकि जो सामने बैठा है वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, वो आपका दोस्त भी है। उस दायरे को कैसे, वो जो एक महीन सी लकीर होती है। आप जब आप किसी मेरे जितने भी डायरेक्टर के साथ मैं काम करता हूँ, उनका मेरा रिश्ता बहुत सालों का है। चाहे वो हंसल मेहता हो, चाहे वो कबीर खान हो, चाहे वो राज अंडिके हो, चाहे वो इम्तियाज अली हो, चाहे वो नितेश तिवारी हो, चाहे वो राकेश मेहरा हो, चाहे वो विशाल भारद्वाज हो, क्योंकि इतने समय तक इतनी सारी फिल्म्स किया है बैक टू बैक, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ आपकी पर्सनल बातें भी थ्रू आउट द प्रोसेस होती रहती हैं, जिसके अंदर उनका काम करने का तरीका, उनके इमोशनल साइड, उनके पर्सनल साइड, उनके अप्स एंड डाउन, फिल्म हिट हुई, फिल्म नहीं चली, तो वो सब डिस्कशन भी होता है। तो आपके साथ ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग तो होती है। जैसे हंसल मेहता सर को मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम होगा, इमोशनल साइड ऑफ माई, फाइनेंशियल साइड ऑफ माइंड की क्या टेंशन होती है, तो वो आपका रिश्ता ऑलरेडी होता है। उन बातों को मैं कैमरे के सामने सिंपल तरह से बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक दोस्त की तरह उनसे बात करता हूँ, जैसे मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ, ताकि मेरे सवाल के पीछे मुझे 50 बार सोचना ना पड़े। जब आपको सवाल सोचना पड़े तो तब आपको लगता है कि यार ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो आई कैन टॉक टू इम्तियाज अली अबाउट एनीथिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिल्म की बात करते हैं, मेरी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, दूरी में मदर, दे वर ऑल देयर, मतलब ये सब है। मैं राजकुमार से कुछ भी बात कर सकता हूँ, मैं हंसल मेहता से कुछ भी बात कर सकता हूँ, मैं कबीर खान से कुछ भी बात कर सकता हूँ, मैं राजू सर के साथ मुझे जो भी प्रॉब्लम होती है, गुस्सा आता है, उनको फोन कर लेता हूँ, सर आया तो बोले शांत हो जाओ। तो आई थिंक वो रिश्ता आपको बनाना पड़ता है। और मैं जब उनसे सवाल भी पूछता हूँ तो उस रिश्ते को बहुत रिस्पेक्ट से पूछता हूँ, डिग्निटी की। मैं उनकी इतना लिमिट ना क्रॉस करूँ कि मेरे से सीनियर हैं, मेरे से बड़े हैं, तो वो चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि हम सडनली ना डिग्निटी लूज कर जाते हैं, तभी आपके रिश्ते ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मैं कभी भी हंसल मेहता सर के साथ एक डिग्निटी से ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, राइट। आई ऑल्सो हैव टू लव एंड गिव हिम द इक्वल रिस्पेक्ट जो सब उनको दुनिया देती है। बहुत बार हम सुनते हैं इंडस्ट्री में कि किसी एक्टर ने या किसी डायरेक्टर ने किसी प्रोजेक्ट के लिए 0 फीस ली या 1 रुपए शगुन का ले लिया टाइप्स। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी प्रोजेक्ट की कास्टिंग आपने फ्री में कर दी हो? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि आपके बार होता है। आपको जब फिल्म में मन करता है कि आपको ये फिल्म में जैसे हमको बहुत मसान में बहुत कम पैसे मिले, हमने कभी दोबारा बात नहीं करी। हमको जो बोल दिया जाता है कि इसमें पैसे नहीं है, बहुत पैशन की फिल्म है तो हम करते हैं। एक फिल्म था जो मैंने था शुलूक के साथ किया था, हरामखोर, उस पर भी कुछ हमने, आई थिंक बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन क्या है कि हम उन फिल्मों की वजह से यहाँ पर बैठे हैं, तो आपका पैशन बाद में आपको पैसा देता है, पहले आपको पैशन से काम करना होता है। क्या होता है कि पहली बार आप पैसों के पीछे भागते हो ना, तो कभी आपको काम नहीं मिलता। जो पहली फिल्म जिसकी कास्टिंग की थी उसके लिए फीस मिली थी? बल करके फिल्म थी, आई रिमेम्बर, यस, 15-16 साल पहले, आई थिंक उससे भी ज्यादा होंगे, रिची मेहता की फिल्म थी। एक चिंटू जी थी, एक अमल थी, आई थिंक आई रिमेम्बर कुछ 51,000 मिले थे टोटल। जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई क्या मानते हो? जिंदगी इतना जो लोगों का प्यार मिला है ना, क्योंकि एक अकेला इस शहर में आना, 5,000 रुपए जेब में लेके, और भगवान ने इतना कुछ दिया है, और कमाई है कि जैसे लोग कमाए। क्योंकि अब होता क्या है कि आपका नाम और आपके पैसे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाउ मेनी पीपल यू अर्न इन दिस सिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आई थिंक मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी जिंदगी में, जो मैं एक फ़ोन करूँगा तो शायद वो वहाँ पर रहेंगे। ड्यूरिंग माई मदर आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट हाउ मेनी पीपल जो मेरी माँ को भी प्यार करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, इतने लोग थे। तो वो मुझे लगता है कि ये बहुत कमाया है। मुझे पता है कि अगर मेरे पास कल को काम नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे ना, तो ये लोग हैं जो मुझे संभाल लेंगे। काम मांगते हुए लोग गिर जाते हैं बहुत बार, ऐसा कुछ देखा है कि किसी भी हद तक किसी भी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी जगहों पे बात कर रहे हैं? वो होता है, क्योंकि वो कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी जगह पे आप पर्सनल स्पेस में भी हो, फैमिली के साथ जब बाहर हो, तो ऐसा होता है। लेकिन आई ऑलवेज से दैट आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज they all need work. If they see some hope in me कि इससे पूछ के कुछ हेल्प हो जाता है, if I can give them a 2-minute insurance की बेटा होगा, तो nothing wrong. But sometimes थोड़ा overwhelming होता है, but I can't complain because I understand their side of it. अच्छा, पिछले कुछ दिनों से ना मेरे साथ एक बड़ी मजेदार चीज हो रही है। मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ, कहीं ना कहीं से बातचीत में वॉशरूम आ जाता है, कि किसी को वहां पे कोई फिल्म मिली, किसी के साथ कोई फैन मूवमेंट हुआ, जैसे नवाजुद्दीन कि वो टॉयलेट कर रहे हैं और ऐसे एक फैन वीडियो बना रहे हैं उनका, या राजेश तेलंग जी, उनको पहला प्रोजेक्ट उनका वॉशरूम में ऑफर हुआ था। आपके साथ कोई ऐसा वॉशरूम मेमोरी है? नहीं, मेरे साथ ऐसा क्या होता है, मैं वॉशरूम में जाता हूँ, मुझे ऐसा एक्टर दिख जाता है ना, तो लगता है अरे इसको तो कभी मैंने कास्ट नहीं किया, मैं इमीडिएटली अपने ऑफिस को बोलता हूँ ये एक्टर तो अभी मुझे मिला स्क्रीनिंग में, इसको हमने क्यों नहीं कास्ट किया, इतना अच्छा एक्टर है। ऐसा होता है क्या है कि आप मुझे लगता है कि वॉशरूम के टाइम पे ना
आप कुछ और सोच नहीं रहे होते हो। हाँ, फिर आपको अचानक कोई बंदा दिखता है, अरे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अरे यार आई नाइस टू मीट यू। तो मैंने कई बार ये पूरी डिस्कशन जो है वो बाथरूम में किया है कि अरे भाई ये तो, अरे यार मैं तुझे आज तक कास्ट नहीं किया। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपको बैरी जॉन ने एक बात कही थी कि जिस प्रोसेस में तुम जा रहे हो ना, डिफिकल्ट है सबकॉन्शियस ये। उनकी खराब बात ना हो पूरे जाए। ऑफिस में जो टीआई में ना उन्होंने हम्म। एक जनरल स्टेटमेंट दिया था वो जो मुझे याद है, मुझसे तो कभी डायरेक्टली इससे से उनमें आया, उन्होंने किया कि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिस जगह पे आप जा रहे हो ना, इसमें आपका दिमाग सबकॉन्शियसली बहुत खराब हो जाएगा, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बात मुझे हमेशा समझ में आती है कि आप किसी को तो टीचिंग करो। मेरा खुद का काम भी कास्टिंग है, ऑल्सो लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डोंट टेक इट लाइटली। Because a lot of people will look at you with a different lens, different love. तो मेक श्योर दैट यू गिव टोटल रिस्पेक्ट टू द जॉब जो भी आप कर रहे हो। अच्छा, एक तो अभी हमने पूछा था कि दिखते रहने से काम कितना मिलता है, और दूसरा जिसका आपने जवाब दिया, दूसरा ये कि लोग बोलते हैं पार्टीज, जो बी टाउन पार्टीज होती है ना, उसमें अगर आप जाओगे वहां मिलोगे उससे भी काम मिलता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। See, हम लोग बी टाउन पार्टी जो होते हैं ना, वो हम उन लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं, जो फिल्म का हिस्सा है, जो फिल्म फेटर्निटी के पार्टी में उन्हीं लोगों को बुलाएंगे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो इसलिए बुलाते हैं कि जो काम स्क्रीनिंग है या ट्रायल है, जैसे आज हम सब लोग जा रहे हैं तो फिल्म फेटर्निटी के लोग वहां पर होंगे, वो इसलिए जा रहे हैं। आपको उसमें इनवाइट नहीं है क्योंकि आप उस फेटर्निटी का हिस्सा नहीं हो। जब आप काम करोगे तभी आओगे। तो वो वहाँ पे नए लोग काम की तलाश में नहीं जा रहे हैं, वो अपनी फेटर्निटी है। जैसे हम अपने दोस्तों को बर्थडे में बुलाते हैं तो ये हमारी एक फैमिली है, तो एक दूसरे को इनवाइट करते हैं ना, स्क्रीनिंग्स पे, ट्रायल में, बर्थ, तो वैसा वाला है। और जो नॉर्मल पार्टी में लोग बोलते हैं कि जाके कांटेक्ट करना पड़ता है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैंने मूव टू दिस सिटी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुमको पार्टी करनी चाहिए, वहाँ पे बहुत डायरेक्टर मिलते हैं, लोग मिलते हैं। जिन लोगों ने मुझे बोला था ना, वो आज भी पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ पहुँच गया। तो इम्पोर्टेंट है कि पार्टी करने से अगर काम मिल रहा होता तो लोग क्या करते, किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं जाते, ना कोई थिएटर वर्कशॉप करते, ना कोई अच्छा ऑडिशन देते, सीधा पार्टी में चले जाते। अगर ऐसा होता तो फिर सब स्टार बन जाते, सबको काम मिल जाता। इतने सारे लोग हैं जो जितने भी लोग मैंने पार्टियों में, कभी कभी मैं जब शुरू में देखा भी था इन पार्टियों में, मैंने उनको आज तक काम करते हुए नहीं देखा है। इट्स सो सरप्राइज कि वो सब दिखते हैं, वो सिर्फ पार्टी में दिखते हैं, काम करते हुए कभी दिखाई नहीं देते। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट लोगों को समझना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं ना, उसके पास वक्त नहीं है पार्टी में जाने का। जब आप किसी से भी बात करते हो, है ना, क्योंकि मैं ये कास्टिंग छाबड़ा से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो 3, 4 या 5 चीज ऐसी क्या है जो आपको लगता है कि हाँ, अगर ये चेक है तो रोल मिल सकता है? आई थिंक जनरली इट्स हाउ ऑनेस्ट दे आर, because or how easy and comfortable they are around us, not try to impress, not try to outsmart, they not try to कि इसको ऐसे impress करेंगे, they how जितने नॉर्मल होंगे उतना अच्छा है, और कितने ऑनेस्टी से बात करें। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने थिएटर कहाँ से किया है, आप किस जगह से आए हो, आप किसी प्रोसेस से सीख के आए हो, कि आप FTI के हो या BNA के हो, चाहे अनुपम खेर स्कूल से हो, चाहे बैरी जोन से हो, चाहे NSG से हो, चाहे कैलकाटा से हो, चाहे न्यूयॉर्क, आप कहीं से ट्रेनिंग करके आए हो, आप कहाँ पे थिएटर किया है, किसके पास आए हो, मकरंद देशपांडे के यहाँ से आए हो, या कुमुद मिश्रा के थिएटर ग्रुप से आए हो, या मानव कौल के थिएटर ग्रुप से आए हो, या बंसिक से कहीं और सीनियर, तो आप कहाँ से करके आए हो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। मेरे लिए वो एक रेड चेक होता है कि ये लड़का सिर्फ सपने देखने के लिए है, सीख के भी आया। तो मुझे हर जगह में कहाँ पे थिएटर होता है, कहाँ पे स्कूल्स है, कहाँ वर्कशॉप होती है, मुझे पता होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग वर्कशॉप करने के लिए जगह जगह जाते हैं, एक्चुअली वो जेन्युइनली ट्राइंग टू मेक इट। कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, आ जाते हैं, क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो मेरी प्रॉब्लम है वहाँ, मेरा ऐसे क्रॉस हो जाता है। मेरे लिए है कि वो आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस जगह से आए हो, आपने क्या थिएटर किया, किस स्कूल से, आप कितने पढ़ाई करके आए हो, इस लाइन के बारे में, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है। कास्टिंग एक ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने बताया, बट इसके नाम से बहुत सारे लोग फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि एक दोस्त है मेरी, कोलकाता से हैं, उनके पास फोन आया आप ही की कंपनी के नाम से, वो कितना फेक है वो भी हमारी बात हुई थी, कि आपको ये रोल मिल रहा है, आपको 10,000 देना पड़ेगा। पे कर दिया, अब वो नंबर ब्लॉक, सारी चीजें ब्लॉक। ये सब चीजें आप तक पहुंचती हैं? हाँ, मुझे बहुत सारे ऐसे फेक इन्फॉर्मेशन आते हैं, बहुत सारे पोस्ट आते हैं। जो राजस्थान में मेरे नाम से 2-3 लोग किच्चा बड़ा घूम रहे थे, मुझे भी पता लगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन को थोड़ा और अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, आप सबका बैकग्राउंड क्रॉस चेक करना चाहिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया, कौन कहाँ पे काम करता है, सबके बारे इन्फॉर्मेशन है, सारी दुनिया आपको देखती है, सारी दुनिया। तो आप अपने आप को थोड़ा एजुकेट करो, फिल्मों में क्रेडिट पढ़ो कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उनके ऑफिस में फ़ोन करो, उनके वेबसाइट है, उनके प्रॉपर इंस्टाग्राम। मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि भाई थोड़ा रिसर्च तो कर लो,
अगर आपके आज अगर आप बिना एजुकेट किए अपने आप को किसी से इंटरेक्ट करोगे, बिना क्रॉस चेक किए, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। करेक्ट। इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऑलवेज क्रॉस चेक, क्योंकि आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं देना पड़ता है। मैं आपको, क्योंकि ये आप अच्छे एक्टर हो तो आपको प्रोड्यूसर काम के पैसा देगा, आपको कोई यहाँ पे कोई आर्टिस्ट फीस नहीं होती, कोई किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, तो आप प्लीज इन चीजों से बच के रहें। ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप कितना पढ़ते हैं क्रेडिट के बारे में। लोग क्रेडिट, इतने लोग जो फिल्मों में लगे होते हैं 1000 लोग, उनके बारे में आप पढ़ते नहीं हो कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, तो आपको फेक लोग मिलेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट कि गो रीच आउट टू देम। सबकी ईमेल आईडी है, सबके वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, सबके फोन नंबर सबको पता है, तो आप कैसे इतने गलत जा सकते हो। जो लोग जिस कंपनी में काम करते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन सबकी वेबसाइट में है, सबकी फोटोग्राफी, उसके बाद भी अगर आपको लोग मिल रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अच्छा, एक और चीज, जैसे ये तो वो लोग हो गए जो आपको नहीं जानते हैं, आपसे नहीं मिले हैं, आप उन्हें नहीं जानते हैं। कभी मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ ताकि चीजों को बेहतर समझा सकूं। मान लीजिए मैं आपको जानता हूँ, मेरे पास आपके साथ फोटोज हैं, वीडियोज हैं, मिले हैं। अब मैंने अपनी इन्हीं फोटोज को मैं जाके किसी डायरेक्टर से मिला और मैं बोला, अरे मुकेश भाई तो दोस्त हैं, देखो ना मैं तो मिला हूं उनसे, अच्छा मेरे लिए कुछ हो तो बताना। कभी ऐसा आप तक कुछ पहुंचे कि आपके नाम का लोग कहीं बाहर फायदा उठा रहे हैं? ऐसा होता क्योंकि आपसे जान पहचान है। ऐसा होता है, क्योंकि जान पहचान नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जब थोड़े से सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, जो लोग आपके स्कूल कॉलेज में भी थे ना, वो भी बोलते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हाँ, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरे साथ बचपन में खेला है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आदमी के कितने बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो ये जो लोगों का एकदम सडनली जो तरीका एकदम बदल जाता है, वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि मैं आपसे कभी बचपन में भी या कभी कॉलेज में भी या कभी एनएसडी में भी मैं कभी मिला ही नहीं आपसे। तो मैंने एक दो इंटरव्यू पढ़े, अरे हाँ मेरे साथ में अरे बिल्कुल मेरे पीछे बैठता था क्लास में, किसके पीछे में कब बैठता था। तो आई थिंक वो होता ही है, तो लोग आपके वो सब ऐसा। और मुझे तो अभी कमाल के पता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ खड़ा था जिसका नाम है धीरेन्द्र द्विवेदी। इन्फिनिटी मॉल के पास वासीपुर हिट हुआ था, तो आई वाज स्टैंडिंग देयर। तो एक लड़का, हम लोग उसको नहीं, क्योंकि तब मेरा फेस बहुत नहीं लोगों को पता था, कि मेरा सिर्फ नाम सुना था कि इसने कास्टिंग की, मेरा फेस तो पॉपुलर उस वक्त उतना था नहीं, जो अभी भी नहीं है, हो जाएगा अब तो है। तो मुझे एक लड़का बोल रहा है कि अरे यार तेरा फेस तो बहुत अच्छा है, तू मुकेश चावला से मिलना, मेरा दोस्त है। एंड मेरा दोस्त था धीरू, मैंने उसके पैर में ऐसे हाथ में, तो कुछ बोलियो मत, चुप रहे। मैं कहा थोड़ा मजे लेता हूँ कि मुकेश चावला से मिल, मेरा दोस्त है। मैंने कहा आप जानते हो? तब ना फोन था अपने पास, सबके फोन में, हाँ जानता, हाँ यार पुराना दोस्त है भाई, थिएटर के टाइम से जानता हूँ उसको, थिएटर के टाइम से जानता हूँ। मैंने अच्छा, मैं कहा नंबर दे दो, लिख नंबर। मुझे नंबर दिया, मैंने कहा मेरे एक बार उनसे हेलो करा दो, मैं बात करता हूँ। बोलो करो ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा करो तो, इसने फोन किया, मेरा फोन बजा। मैंने बोला मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, तो डोंट से दैट आई नेवर मेट यू, तो डोंट से दिस, क्योंकि डोंट मिसगाइड किड्स के दैट यू नो हिम। नहीं, मैंने कभी आपसे मिला नहीं है। तो मैंने बोला अभी फोन करो। तुमने फोन किया, मेरा फोन बजा, मैं हूँ। अरे सर बोला भाई कुछ नहीं सर। तो आई थिंक वो होता है, दे गेट एक्साइटेड, दे गेट, उनको अच्छा लगता है दूसरों को। एक्चुअली वो इम्प्रेस करने वाली जो क्वालिटी है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ, चार झूठ, पांच झूठ, ये बोलते रहोगे। एंड ऑफ द डे यू गेट टायर्ड एंड से कि यार क्या हो रहा है। कभी आप पे आपका काम चढ़ा है कि यार मैं वो हूँ जो? हाँ, मैंने एक बार रिसेंट इंटरव्यू में बोला था कि 5-6 साल पहले दिमाग में मेरे चढ़ गया था, लेकिन मैं 5-6 महीने में ही मुझे लगता है मैं जमीन पे आ गया। आई थिंक वो एक मुझे लगने लगा था कि अभी ये सब क्या हो गया। तो आई थिंक उसी दौरान I broke up with my girlfriend. I started fighting with people कि ये ऐसा है। तो I think वो 6 महीने का फेज था, which I can never forget, worst time of my life. I think 3 things जो मेरे वो लाइफ के वो 6 महीने, and my mother and सुशांत, 3 किस्से जो लाइफ में जो मेरी शायद जिंदगी भर रहेंगे। तो वो 6 महीने में थोड़ा उठ रहा था, then I realized it's not nice. I'm glad I have people like हंसल मेहता, इम्तियाज अली, राजकुमार, फराह खान, कृति, जो शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो शायद मुझे समझाते हैं, कंट्रोल करते हैं, मेरी चीज़ों को समझते हैं। आई थिंक वो 6 महीने थे। वो 6 महीने के बाद मुझे ऐसा समझ में आया लाइफ के बारे में कि और वो और टचवुड भगवान ने ऐसा, मेरी माँ ने मुझे बोला था उस दौरान कि बेटा कुछ तेरी बातों में, तेरी हरकतों में, तेरे ना कुछ बदलाव आया है। किस चीज़ पे क्या लगा था उन्हें? माँ यार, माँ को सब समझ में आता है कि बेटा वो नहीं है जब तू जैसा आया था। आई थिंक माँ जो होती है ना वो सब समझती है। आई थिंक मेरी माँ ने जब मुझे बोला तो मुझे ऐसा लगने लगा था। आई थिंक ये सब लोगों ने मुझे इंडिकेट करना शुरू किया था। आई थिंक वो ग्लैड है कि मेरे पास ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर थे जिन लोगों ने, मेरी माँ ने मुझे बोला उस दिन, मुझे लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, चेक करना है। देन आई सडनली 360 चेंज। किसी से लड़ाई हुई थी उस वक्त? हाँ, बहुत लड़ाई होती। तो मैं ऐसा
एरोगेंट भी हो गया था, आई थिंक हुआ था। आई थिंक मैं बोल देता कि अरे तुझे एक्टिंग नहीं आती यार, बाद में आएगा, तो मैं ऐसे बोल देता था लोगों को। तो आई थिंक वो देन आई रियलाइज दैट आई एम नोबडी टू से एनीथिंग अबाउट पीपल, आई शुड जस्ट be thankful to God that I have work, I'm surviving, I'm going to work every day and people are loving the job and I'm loving all the casting। तो वो 6 महीने के बाद लाइफ में वो इतने साल इस इंडस्ट्री में हो गए, वो 6 महीने और पूरी जिंदगी ऐसा लगता है 2 दुनिया है। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे जाना चाहूंगा। आपने अभी माँ का जिक्र किया, आपने कुछ वक्त पहले एक वीडियो शेयर किया था, बहुत प्यारा था, जिसमें केक वगैरह रखा हाँ। है ना, और माँ ने आपको वीडियो के आखिर में दिख रहा है आपको 500 रुपए का नोट दिया। वो हमेशा हाँ, क्योंकि हमारे पंजाबियों में हर किसी फैमिली में कल्चर होता है ना कि माँ बाप आपको जाने से पहले हमेशा पैसे देते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं आपको पैसे। मेरी माँ को भी यही था कि सबको, कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी, इतनी अनवेल हो गई थी कि वो बर्थडे केक के बाद उनको लगता मैं कहीं ले जा तो पाऊंगी नहीं। तो मेरे नेफ्यू भी थे उस वीडियो में, मेरे 2 दीदी के बेटे, मेरी सिस्टर में, उसने हम सबको 500 रुपये दिए कि तुम केक काटने के बाद मैं सोचाऊंगी तुम बाहर चले जाना। आई थिंक वो माँ ही होती है जो माँ ऐसा सोचती थी कि मैं कुछ कर पा नहीं रही हूँ, मैं घर पे कुछ खाना बना नहीं पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू मेक एनीथिंग बिकॉज आई एम अनवेल। आई थिंक उनको लगा होगा और उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं समझ गया था कि वो 500 रुपये क्यों दे रही है। आई थिंक वो मोमेंट ऐसे होते हैं जो मतलब माँ ही को समझ में आता है। वो दुनिया की एक ही, मुझे लगता है कि माँ से बड़ा इमोशन कोई नहीं है, जिसके अंदर पूरी दुनिया माँ सुनते ही ना एक साथ हो जाती है। वो किसी की भी माँ हो, वो एक साथ जुड़ जाते हैं। आई थिंक वो वीडियो मेरे पास जो वीडियो और पिक्चर है वही है ना, अब तो नए क्रिएट हो नहीं सकते। तो जो भी है मुझे वो बार बार माँ को देखने के लिए वो रिविजिट द ओल्ड वीडियोज एंड ओल्ड पिक्चर वही है ना। मैं नई वीडियो बना सकता हूँ उनके साथ, ना नई पिक्चर ले सकता हूँ। तो जो भी है वही है, वो जो वही वीडियो है, तो वही जिंदगी है मेरी। अभी उसी को देख के मैं शायद आई स्टिल वॉच दोज वीडियो कि आई वेक अप विद अ स्माइल कि माँ डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बात क्या हुई थी उनसे? आखिरी बात आईसीयू में थे अम्बानी के अंदर और बहुत ज़्यादा बुरी हाल थी। मुझे डॉक्टर बोल रहे थे कि आई डोंट थिंक सो इट्स इजी। माँ ऐसी होती है कि एक बार मैं उनके पास गया और पूरा उनके यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे वायर है, एवरीथिंग लाइक अ वेरी स्केरी फेस। और मैंने ऐसे टच करके पूछा पंजाबी में कि माँ तुझे ठीक हो? मैं हाँ ऐसे, माँ की हाल है? कहती ठीक है। एंड आई सेड हाउ दैट पॉसिबल, हाउ कैन अ मदर से कि मैं ठीक हाँ? तो आई थिंक दैट्स मदर, उनसे ज़्यादा ताकतफुल कोई नहीं होता है। तो इन दैट मोमेंट शी सेड मैं ठीक हूँ। एंड आई स्टार्टेड कराएं क्योंकि मुझे पता है कि ठीक नहीं है, शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव। तो मतलब और उसके बावजूद भी इतनी हालत की, ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ है, इतनी बुरी हालत है, उसके बाद भी उसके मुंह से वर्ड निकल रहा है कि पुत्र मैं ठीक हाँ। तो ऐसे कैसे होता है? तो दुनिया का कोई भी इमोशन, कोई भी इंसान जो माँ के साथ रहता है, जिसके पास माँ है अभी, उससे ज़्यादा लकी खुशकिस्मत कोई नहीं है। आप जितने बड़े मर्जी स्टार बन जाओ, आपके पास जितना पैसा आ जाए, आप यॉट में घूम लो, आप प्राइवेट जेट पे चले जाओ, सब कुछ, अगर आपको माँ नहीं है ना तो आप लकी नहीं हो। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि उनका स्टारडम, उनका फेम उनके अब्बू नहीं देख पाए। हाँ, मैंने सुना था वो इंटरव्यू। आई थिंक वो फीलिंग जिसके पास भी है, जिसको भी पता है, वो हर इंसान को पता है। आप दुनिया में कह तो रहे हैं कि आप किसी भी बड़े से आदमी से बात करो, बड़े सक्सेसफुल बिजनेस से बात करो, वो माँ के बाद आते ही ना एकदम सडनली ना उसकी बात करने का तरीका, उसके बारे में बात करना सब बदल जाता है। आई थिंक वो माँ का आशीर्वाद होता है, शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ते चले जाते हो, आप काम करते चले जाते हो। शाहरुख सर भी आज इतने बड़े स्टार हैं, उनके मेहनत और माँ बाप का आशीर्वाद ही है। कहीं ना कहीं वो सब एनर्जी, वो सब वाइब वर्क करती है। आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस कि वो सारा आशीर्वाद जो है ना, माँ कभी आपको छोड़ती नहीं है। मतलब आप यहाँ, आपको दिखेगा कि यहाँ बैठी है एक एक मोमेंट पे। आई डोंट थिंक सो मेरे दिमाग से सबकॉन्शियसली माँ गई है, और जानी भी नहीं चाहिए। और क्यों जाए? एक औरत जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे सबकॉन्शियस से फिर क्यों जाए? तो जाना भी नहीं चाहिए। तो बोलते हैं ना कि टाइम कैन हील एनीथिंग, टाइम विल नेवर हील। नेवर, आई डोंट एग्री विद दिस। यू जस्ट, वो आप कूल लगते हो कि it takes time. I always say that you will never recover and you should not recover also. You should be with that feeling. पापा के, माँ के निधन के बाद पापा के साथ चीजें कितनी बदली? जब माँ थी तो माँ के साथ बहुत ज़्यादा रहता था। तो हमेशा ऐसा होता है कि फादर थोड़े से इग्नोर होते हैं, और ये बहुत नेचुरल है क्योंकि आप माँ के साथ होते हो तो माँ ही आपको खाना खिलाती है, माँ ही आपको देख रही होती है, माँ ही आपको तैयार करती है। तो आई थिंक थोड़े से इग्नोर होते हैं पिताजी, लेकिन जो माँ के जाने के बाद ना वो ऐसा लगने लगता है कि यार मैंने इनको वक्त ही नहीं दिया, अब जो भी कुछ है यही है, तो अब वही मेरी माँ हो, अब वही मेरी, क्योंकि आपके ज़िंदगी का सारा प्यार जो है वो 2 में बट रहा था, अब एक के पास जा रहा है।
तो आई थिंक वो अभी मैं उनके साथ जितना वक्त गुजारता हूँ, आई थिंक मैंने पूरा घर भी शिफ्ट किया तो दैट वी कैन बोथ स्टे टुगेदर, वी आर लिविंग इन द सेम हाउस। वो इसलिए कि उनके साथ मैंने वक्त गुजार चुका हूँ। ही इज ऑल्सो डीलिंग विद हिज हेल्थ, इज ऑल्सो, तो वो सब भी ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक वो अभी माँ के जाने के बाद जो वक्त उनके साथ गुजार रहा हूँ, मुझे लग रहा है जितना वक्त हो सकता है मैं गुजार लूँ, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा दुख और सत्य अपने माँ बाप को अपने सामने बूढ़ा होते हुए देखना। आप जिस जो पर वो उसमें अच्छा भी लगता है कि सब मेरे सामने ही हो रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मौका मुझे भगवान ने दिया है एंड आई एम लिविंग दैट मोमेंट। ऐसा होता है कि जो स्टार्स हैं, जो स्टेब्लिश हो चुके हैं, वो फोन करके काम मांगते हैं आपको, ये होता है या नहीं होता है? काम या बोलते हैं कि कुछ हो तो बता देना, इंटरेस्टिंग फिल्म हो मेरे लिए तो हमेशा बताना, क्योंकि क्या है कि एक्टर एक ऐसा एक जो एक्टर होता है ना अंदर से, उसको हमेशा क्रेव रहता है और बेटर करने की, उनके एक और ऐसा रोल करने की। और आई थिंक वो बहुत हम दोस्त भी है ना, आई थिंक जितने भी स्टार्स हैं मुझे कभी भी उनके साथ ऐसा फीलिंग नहीं आता कि वो स्टार है, क्योंकि हम लोग तो दोस्त की तरह बात करते हैं ना। मेरा तो रिश्ता उनके साथ करेक्ट, हम एक दोस्त को भी तो बोलते हैं, तो बोलते हैं यार पाजी कुछ मेरे वास्ते कुछ वधिया जो दसो, थोड़ा ऐसा करना है। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल है। तो वो काम, उसको मैं काम ना, वो मैं जिंदगी डिस्कशन हाँ, वो हमारी जिंदगी का अभी डायरेक्टर भी कभी पूछते हैं इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट हो तो बताना यार, ऐसा डायरेक्ट के कुछ ऐसा करना है। अच्छा, एक ना बहस ऑलमोस्ट हमेशा चलती रहती है इंडस्ट्री में, इनसाइडर और आउटसाइडर, और आप वो कमाल की पर्सनैलिटी हो जो आउटसाइडर्स को मौका देके इनसाइडर्स बनाते हो। मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रिसेंट टाइम में आउटसाइडर्स हैं। स्टार्ट फ्रॉम आयुष्मान खुराना टू कार्तिक टू शाहरुख सर टू राजकुमार राव टू पंकज त्रिपाठी टू विजय वर्मा टू कृति सेनन टू सान्या मल्होत्रा टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी टू मनोज बाजपेयी टू जिशान अयूब टू रसिका टू शोभिता धूलीपाला टू तृप्ति डिमरी, और जितने भी लोगों का नाम बहुत सब लंबी बाहर लिस्ट है। से डायरेक्टर देखो बाहर से सब आए, राजू यानी, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, राज इंडिके, हिमांशु धूलिया, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ये सब भी बाहर के हैं। हंसल मेहता, ये सब बाहर के तो लोग हैं। अनुभव सिन्हा, ये सब बाहर के तो लोग हैं। सुधीर मिश्रा बाहर के तो लोग हैं। ये सब बाहर के तो लोग हैं। सारे टॉप डीओपी आप देख लो, चाहे वो सीधू को देख लो, चाहे मोहन सर को देख लो, ये सब बाहर के तो लोग हैं। तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि, और इनसाइडर में भी अगर है तो उसमें गलत क्या है। कल को एक मेरे फैमिली मेंबर बोलेगा कि मुझे इस फिल्म के अंदर जाना है, तो आई विल आल्सो सपोर्ट माय फैमिली मेंबर, बिल्कुल, बट आई विल मेक श्योर कि दे आर ट्रेन्ड इनफ, दे शुड एक्ट लाइक रणबीर कपूर, दे शुड एक्ट लाइक आलिया भट्ट। तभी तो फिर वो आप, अगर आप टैलेंटेड होते हो तो लोग आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। जो डिजर्विंग नहीं है उसको काम मिलता है, तब लोगों को प्रॉब्लम होती है। और लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कि फैमिली मेंबर में कोई है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो डोंट वेस्ट इट, यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है टू परफॉर्म करने के लिए, बट हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी दिल्ली में भी जाओ तो जो दादा ने दुकान खोली होती है वो बेटा संभालता है, पोता संभालता है। ये दस्तूर है, ये करियर है, ये लाइफ ऐसे चलती है। आपको इतना अच्छा होना चाहिए अपने काम में कि लोग आपके कहाँ से आए हो ये भूल जाए, आप किसी काम को याद रखें। सिर्फ काम को याद रखें, आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, इतना अच्छा काम करना पड़ेगा, आप लोग भूल ही जाएं कि आप किसके बेटे हो, आप कहाँ से आए हो। दे जस्ट से कि ये लड़के की तरह बनना है। कभी कोई स्टार किड आया आपके पास ऑडिशन देने, कास्टिंग के लिए? सब आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे ऑडिशन देने के लिए आते हैं, वर्कशॉप करते हैं, बहुत भी उनको भी उतना ही प्रेशर है, सब आते हैं। यू नेम द किड, सब लोग आए, सब लोग मिले, सबने नॉर्मली बात होता है, उन्होंने भी ऑडिशन की है, सब आते हैं। ये हमको शायद वो स्लाइड दिखते नहीं है, या हम लोग क्या है मीडिया वाले, मीडिया में भी उनको ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते हैं। वो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत लोगों को, नए लोगों को भी मौका मिला, इतने लोगों को, बाहर वालों को भी मिला, अंदर वालों को भी मिला है, जो अच्छा है वो मेड इट। मैं भी शायद वो चीजें बाहर नहीं आ पाती, जैसे भी आपने बताया कि स्टार किड्स आए हैं ऑडिशन, कुछ नाम बताइए। मेरे लिए स्टार किड क्या मतलब, आई रिमेम्बर, मतलब Sarah also came for Kedarnath audition. You also did a workshop with Abhi recently. Ibrahim also did workshop with Nick. तो सब लोग आए। ये जितने भी स्टार आप बच्चे ये बात करो, I actually remember. Atta Shetty also came. Ahan Shetty also came. देखिए वह हीरो के टाइम पे भी आए थे। सब आए थे इतने नॉर्मली, सब आते ही नॉर्मल है। इट्स अ गुड थिंग, दे वर्क रियली हार्ड, और आप मेहनत करते हैं, क्योंकि ये सब आप ऐसे बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आपको बोलूँ जो मतलब मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अभी इतने मेहनत करके आए हैं, जिनको मैंने छोटे से देखा है। मतलब सीन अनन्या पांडे when she was 14 and 15, तो मैंने सबको ही देखा है, सबको देखा है मेहनत करते हुए, कोशिश करते हुए, ट्राई करते हुए। कौन कितना सक्सेसफुल होता है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, अग्री, पर ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस से भी गए हैं। मुकेश छाबड़ा द एक्टर,
वो कहाँ से आया? पहली बार मतलब आपने थिएटर किया है, पता है नहीं वो मुझे। एक्चुअली वो हाँ। कभी ऐसा नहीं था। वो जब भी कोई दोस्त या फिल्म बनाते हैं तो बोलते हैं ना, अभी अभी मैं इसलिए उनको दोस्त बोलता हूँ क्योंकि इतना साल काम कर लिया ना, करेक्ट। कि एक सीन तू कर ले, तो मैं इसलिए वो एक सीन, मैं कहता ना कि मैं सबसे ज्यादा गेस्ट अपीयरेंस करने वाला एक्टर हूँ। तो वो एक तो चाहे वो हंटर सर के साथ हो, चाहे गैंग्स ऑफ वसीपुर हो, चाहे ना, चाहे वो स्कैम 2 में एक सीन हो, चाहे वो शाहिद में एक सीन हो, चाहे वो मैंने रंगदेव संत में भी एक छोटा रोल किया था, मैं जब कास्टिंग एडी होता था। हाँ। आई थिंक वो एक एक दो सीन करते रहता हूँ। अब वो सीन लोगों को पसंद आ गए तो फिर जवान में भी किया, तो वो ऐसे भी एक चमक करके शो उसमें भी किया है, कफास है उसमें भी किया। लेकिन वो मेरा कुछ माई डेट नॉट माई एम। हाँ। अगर मुझे किसी ने बोला गेस्ट अपीयरेंस कर दे तो मेरे लिए वो अच्छा एक ब्रेक होता है। और वो ब्रेक इसलिए होता है कि लोग अपने काम से ब्रेक लेके मालदीव जाते हैं, गोवा जाते हैं, लंदन आप जाते हैं। एक्टिंग कर मैं लेते 2-4 दिन की एक्टिंग करके आई जस्ट रिफ्रेश माई सेल्फ एंड कम बैक टू माई जॉब। तो वो पिच ही ऐसे होता है कि मुकेश ये एक रोल है, कर लो, या हाँ। ऐसे आता है कि इसके लिए कोई देख लो, नहीं जमा नहीं तो नहीं, अच्छा मैंने ठीक है, मैंने तुम और कर जितने दो। भी लोग मैं जितनी भी फिल्में आप देखोगे उसमें ना 80% जो गाने काम के उसको मैं कास्टिंग नहीं करता हूँ, वो सब बाहर से हुआ है। जवान का कुछ बताओ ना उसमें। जवान में मैं क्योंकि उसमें आपको आई रिमेंबर सिटिंग हाँ एंड एक्चुअली मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा, एक्चुअली लुकिंग एट मी बार-बार, हाँ एक्चुअली लुकिंग बार-बार, आई सेड व्हाई यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, क्या हुआ? ही सेड आई हैव समथिंग यू हैव टू डू इट। आई सेड व्हाट? ही सेड आई विल टेल यू लेटर। एंड देन आई मेट शाहरुख से, बोला तू कुछ कर रहा है ना? व्हाट इज गोइंग ऑन? मुझे ही नहीं पता मुझे कि नहीं मेरे को पता क्या मैं करना कौन है। कर रहा हूँ। आई थिंक वो उन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, दोनों ने, उन दोनों की बात है। आई थिंक वो फिर जब उन्होंने लगा ये तू कर रहा है तो बहुत इंटरेस्टिंग करेगा। आई थिंक शाहरुख से भी बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक मतलब वो सबको प्यार करते हैं। तो ऐसे एटली ने भी, मैं हमेशा एटली को बोलता हूँ कि भाई मेरा बड़ी फिल्म का डेब्यू आपने कराया है इतने बड़े स्केल पे, और शाहरुख खान के साथ बोले एक सीन करने का मौका मिलेगा तो हाउ विल यू से नो? जिंदगी में आपको मौका मिल रहा है, सामने शाहरुख खान खड़े हैं और आप उनके साथ डायलॉग बाजी कर रहे हो, तो ये बहुत लोगों का सपना है। वो एक टिक मार्क होता है ना आपके बकेट लिस्ट में। और क्या है ऐसे लाइफ में, कुछ है बकेट लिस्ट कि ये करना है? ये करना है नहीं, मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से करना है। एक अच्छी सी पिक्चर बनानी है, बहुत बढ़िया एक फिल्म बनानी है, जो दिल बेचारा के बाद बहुत सालों से पेंडिंग है, लेकिन मैं अभी इतने अच्छे से ये कास्टिंग कर रहा हूँ, सही वक्त की तलाश में हूँ, ताकि मैं अगली अपनी पिक्चर पे फोकस करके बहुत अच्छी सी पिक्चर बनानी है, ताकि दैट आई वांट टू डू इट फॉर माई सेल्फ, व्हेन आई डू कास्टिंग फॉर अदर्स आई वांट टू मेक वन मोर फिल्म अपने लिए, जिससे मैं दिल से बोलता हूँ कि दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। आपने दिल बेचारा का जिक्र किया, मुझे याद है आपने सुशांत के बारे में एक जगह बात करते हुए कहा था कि सुशांत इज लाइक शाहरुख, जब वो बोलते हैं ना तो सब उन्हें सुनने लगते हैं। हाँ, आई थिंक वो है ना कि आप ना कहीं सब हम उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हैं ही। आप बोलो या नहीं बोलो, कोई एक्सेप्ट करेगा कोई नहीं करेगा, हम सब कहीं ना कहीं उनसे इन्फ्लुएंस तो हैं। उनके इंटरव्यू देख के, उनके स्टाइल को देख के, उनके अंदाज को देख के, या तो वो बहुत ही चार्मिंग डांसर, परफॉर्मर, एंटरटेनर, दोस्ती की जान, पार्टी की जान, फिल्म सेट पे जान, वो सब तो वो था ही ना। सुशांत के बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी जगह बोल चुके हो, क्योंकि क्या है कि कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता होता है ना, जितना भी बोलो कम ही लगता है। एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा सुशांत के बारे में, इतनी क्योंकि बात हुई, इतने लंबे वक्त तक आप लोग साथ थे, आपकी फिल्म में वो रहे, उसके अलावा इतनी बातचीत हुई, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है अधूरी रह गई हो? हम जैसे बात करते हैं, हम बताते हैं मेरे को ये करना है लाइफ में, वो करना है, कुछ ऐसा है जो सुशांत का अधूरा रह गया हो? नहीं, वो मिलता है हम दोनों का ही अधूरा रह गया। बिकॉज जैसे होता है ना, मुझे हमेशा लगता था कि अब एक फिल्म के बाद अपनी दूसरी पिक्चर भी अपने एक दोस्त के साथ ही बनाते हो ना, तो वो मेरा दूसरी, तीसरी, चौथी पिक्चर का जो सपना है ना, कि एक जोड़ी होती है ना, हम मुझे बोलते हैं कि एक्टर डायरेक्टर की एक जोड़ी है, तो वो हमारा एक वो जो सपना था वो अधूरा रह गया। अब जैसे भी आप बोल रहे थे अगली फिल्म का प्लान कर रहे हो, हाँ, उसके बारे तो में वो है ना, अगली फिल्म में अगर मतलब अगर वो ये था ना कि आप जब अभी तो खैर आप सोच भी नहीं सकते हो उसके बारे में, लेकिन हमेशा ऐसा था कि अब पहली फिल्म बनाए तो बोले कि भाई बैक टू बैक फिल्में करेंगे, ऐसा तो बात होती थी ना कि बैक टू बैक फिल्में करेंगे, तो बैक टू बैक कैसे होगी पता नहीं ना, वो सपना तो अधूरा रह गया। सुशांत की फैमिली से कांटेक्ट में हो, बातचीत होती है? नहीं, अभी तो काफी समय से बातचीत नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसकी सिस्टर का एक दो बार ऐसे सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन हुआ था रिसेंटली। बाकी आने वाले वक्त में और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके एज अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड एज अ एक्टर और एज अ डायरेक्टर? आई थिंक जो कास्टिंग जो अभी बहुत सारी फिल्मों की चल रही है, जिसमें एक रामायण है और जो अभी डेविड सर की पिक्चर है रामायण रणबीर जी, रणबीर वाली, रणबीर सर का गांधी शो है, फैमिली मैन 3 है, दिल्ली क्राइम है, अभी जॉली एलबी का शूटिंग खत्म हुआ है, डेविड सन का पिक्चर अभी शुरू होने वाला है, फिर अभी बॉर्डर स्टार्ट होने वाली है, एंड वो अभी किंग की कास्टिंग
चल रही है। आहा। हाँ, जो मैं बात नहीं कर सकता हूँ ना ही Exactly, बताऊंगा, मैं- मैंने कल ही मैं- पढ़ा। बहुत मन है बोलने का, हाँ, बट मैं पूछ भी मैं नहीं कुछ सकता। भी नहीं बता सकता ना, मैं हाँ। बताऊंगा हाँ, क्योंकि है, और वो सब चल रहा है। अभी हिसाब करके फिल्म अभी खत्म की है शिवाली शाह के साथ। हाँ, बहुत सारा फिल्म चल रही है। जब अभी तो जैसे चंदू चंपन गई है, अभी और शुरू होगा। राजू सर का एक शो है, वो एक चल रहा है। आई थिंक ये सब बहुत सारी फिल्में हैं जो टचवुड। एज ए एक्टर एज एन एक्टर तो नहीं है, कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं? कुछ नहीं है। अभी ऐसे वो रिफ्रेशिंग मोमेंट कुछ नहीं आ रहा अभी आपकी लाइफ में? अब मतलब पहली फिल्में तो बन जाए, अभी दो फिल्में और बननी चाहिए जिसमें मेरा रिफ्रेशिंग मोमेंट आ सके, जिसमें अभी कुछ नहीं है। ठीक है, इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सेशन है जिसका नाम है फर्स्ट मेमोरी। मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा हाँ। जिनके साथ आपने काम किया है, जिन्हें आपने कास्ट किया है, उनके साथ आपकी जो भी पहली मुलाकात हाँ। रही हो, प्लीज वो बताइएगा। फर्स्ट वन इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज भाई का रिश्ता तो एनएसडी के टाइम का रिश्ता है। हाँ। तो उनके साथ तो मेरा पहला किस्सा था कि हम दिल्ली में 95, 96, 97 में एक प्ले कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक, जिसके हमने 100 शो किए हैं। दिल्ली में ना बहुत से नुक्कड़ नाटक होते हैं जो सरकारी अवेयरनेस फैलाने, पटाखे नहीं, एंटी क्रैकर्स को लेकर, जो एक लोकेंद्र त्रिवेदी करके हमारे थिएटर डायरेक्टर थे, उनके साथ हमने 100 शो किए थे। हमारे सबसे सीनियर एक्टर थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको 200 रुपये मिलते थे पर शो और हमको 50 रुपये मिलते थे। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है वो स्टेशन में जाके, बस स्टॉप पे जाके नवाज भाई के साथ वो नाटक करना। मैं जूनियर आर्टिस्ट था, पीछे घूमता रहता था, वो सेंटर में थे। राजकुमार राव के साथ पहला इंटरेक्शन जो था वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर में था। ही फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, ही माय जूनियर फ्रॉम देयर। जब वो तब भी बहुत मेहनत करता, उसके बाद वो एफटीआई गया, उसके बाद बॉम्बे में मिला, लेकिन वो भी जूनियर है ना, तो ऐसा इंटरेक्शन दिल्ली में ही हो गया था। पंकज त्रिपाठी मैं भी एनएसडी में था। हाँ। जब वही स्टूडेंट एनएसडी में था, उसको मेरा जो सबसे पहला, क्योंकि कैंपस में बहुत मिलते थे, लेकिन उसका एक प्ले था पंकज को। बात मालूम है कि वो प्ले के अंदर ना ऐसे एक चलते परफॉर्म करते हुए अपने एक डांस स्टाइल में अपने एक टांग को लेफ्ट से उठा के ना पूरा डायलॉग बोलता था। तो विजुअल मेरे दिमाग में फिक्स था। पंकज जी डांस करते हुए, हाँ, एक छाऊ करके एक आर्ट फॉर्म, डांस फॉर्म होती है, हाँ। उसको परफॉर्म करते हुए ही वाज सेइंग डायलॉग। ठीक है, वो प्ले का विजुअल मुझे याद है, वो मुझे अच्छे से याद है। दैट वाज आई थिंक 2002 और 1 ऐसा कुछ। सुशांत का पहला इंटरेक्शन था यहाँ पे एक चाय कॉफी करके जगह होती थी वर्सोवा में, वहाँ पर बैठा होता। उससे पहले मुझे ना उससे एक बार किसी ने मिलवाया था कि जैसे बहुत से लोग मिलने आते हैं ना कि फिल्मों में काम करना है, तो टेलीविजन में बहुत से लोग मिलने, उसमें तो ये भी आया था, पर तभी वो रजिस्टर नहीं होता कि इतने सारे लोग मिलने आते थे ना। करेक्ट। लेकिन जब काय बोचे के कास्टिंग के टाइम पे वो चाय कॉफी करके एक जगह होती थी वर्सोवा में, वहाँ पर बैठा हुआ था। तो मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग टीवी एक्टर है, क्योंकि पवित्र रिश्ता के बारे में सुना था, देखा था। विल यू कम फॉर अ टेस्ट फॉर काय पोचे? वो नॉर्मली बैठे थे आप? नॉर्मल या चिल कर रहा प्लान्ड था, मीटिंग थी वो? कुछ नहीं, नॉर्मल अच्छा, चिल कर, हम लोग नॉर्मल correct. चिल कर रहा था विद दिस। हाँ। आई थिंक 2-3 दोस्तों से बैठा हुआ था, उनके साथ बैठा था। मैंने वहाँ उसको बोला था कि आ जाओ, तो बोला है ऐसे करके। उन्होंने बोला कि हाँ सर जरूर, मैं कल आता हूँ। वो आया कल, वो उस दिन आया, उसके बाद तो कभी एमसीसी से गया ही नहीं। कृति सेनन। कृतिक के साथ तो मतलब इतने सारी मेमोरीज हैं, कभी मुझे पहले वाले मुझे तो कभी याद नहीं कि इतने साल हो गए ना यार। वो तो मतलब पहली मेमोरी क्या, लोग घर की बात है ना, तो मतलब मेमोरी ऐसे कुछ ऐसे स्पेसिफिकली एक याद नहीं आएगा, जेन्युइनली नहीं याद, क्योंकि इतना नॉर्मल हो गया ना वो लाइफ को। इतने से जब आपके पास शुरू में कम लोग होते हैं ना, तब आपकी मेमोरी ज्यादा, जब आप ज्यादा, वो तो इतने सारे बार आप इतने बार मिलते हो तो फिर थोड़ी मेमोरी में इतनी ज्यादा। शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान सर। आई थिंक दिल्ली में दिल से की शूटिंग हो रही थी। ठीक है, उस दौरान सेट पे एक बार दूर से उनको देखा था। बात हुई थी? कभी नहीं देखा था उनको, देखा था वो बात उनको मैंने बाद में बताई थी, उनको मालूम था। उसके बाद जो मुझे रिमेम्बर है वो दिल्ली में एक बार देखा, तब भी इंटरेक्शन नहीं होता। थिंक चकदे के टाइम पे जब क्लोजली देखा था, तब थोड़ा ऐसे हुआ कि बाप रे क्या है। आमिर सर को तो रंग दे पसंद थी, राइट? मैं तो उनमें असिस्टेंट था ना कास्टिंग में, तो वो रंग दे उनको पहली बार देखा। आई रिमेम्बर हम लोग ऑफकोर्स कास्टिंग प्रोसेस में, रीडिंग में सब जगह देखते, तो रीडिंग में मैं उनको सिर्फ देखता ही रहता था। रंग दे बसंती के उनसे भी तब बात नहीं हुई? क्योंकि अब एडी होते ना, तब बहुत अब एक बहुत कास्टिंग का स्मॉल एडीज होते, तो आपके उनसे ज्यादा बात होती नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए कई साल लग जाते हैं। छोटा सा जगह पार कर, छोटी जगह पाने, क्योंकि 4th एडी, 3rd एडी, 2nd एडी, सेकंड एडी, 1st एडी, ऐसे लंबा एक प्रोसेस है, तो बहुत वक्त लगता है। सलमान भाई के साथ मतलब फैन वाला प्यार है ना, क्योंकि उनको देख के तो मतलब अब बहुत कम लोगों को पता है कि मैं उनके जैसे कपड़े पहनता था स्कूल में, कॉलेज में। वो जो फिल्म हिट होती थी तो हम भी वो हम आपको वो उनके जैकेट चलवा के घूमते थे। मैंने तरह की जैकेट चाहिए थी, तो हमको भी वो हीरो होंडा की वो साइकिल चाहिए थी जिसके अंदर सीधा हैंडल होता था। आई थिंक मेरा पहला इंटरेक्शन था उनके साथ
आई डोंट नो द फिल्म, मैं एक फिल्म सेट पे था हम्म। जो पहली बार मुझे किसी ने मिलवाया कि ये मुकेश है जो कास्टिंग करता है, तो वहां से रिश्ता शुरू हुआ। फिर चिल्लर पार्टी में तो वो ही वाज पार्ट ऑफ चिल्लर पार्टी। उन्हें तब ये सब बताया कि ऐसे आपके फैन हाँ रहे हाँ, हैं? उनको सब पता है, बहुत प्यार करते हैं आई थिंक, हाँ, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं। उनका तो मतलब मेरी माँ भी बहुत प्यार करती थी उन्हें, क्योंकि मेरी ईद हो या दिवाली हो भाई के घर पे मैं और मेरी माँ होते ही हैं, तो आई थिंक बहुत प्यार करते हैं उनके साथ। तो फिर ऐसा रिश्ता बना, फिर बैक टू बैक फिल्में किया। आई थिंक चिल्लर पार्टी के बाद थोड़े प्यार ऐसा और बढ़ गया था। बजरंगी भाईजान के बाद तो लाइफ ही बदल गई। फिर तो भाई के साथ फैमिली वाला हिस्सा है अभी फैमिली का, अभी भी उनके साथ अभी सिकंदर चल रही है। इस लिस्ट में आखिरी नाम है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप पहली बार चिल्लर पार्टी के दौरान रिची मेहता ने मुझे अनुराग कश्यप से मिलवाया था। तब चिल्लर पार्टी शुरू हो रही थी, उन्होंने चिल्लर पार्टी देख के बहुत खुश हुए थे, और उसके बाद मुझे रिची ने बोला चल मिलवाता हूँ, तो वहाँ मिलने गए थे। तब वासीपुर शुरू नहीं हो रही थी, और जब वासीपुर का नाम आया तो ही ओनली सेट कि आजा एक फिल्म करते हैं साथ में। मैंने चिल्लर पार्टी देखी है, तब वो चिल्लर पार्टी उन्होंने एडिट पे देख ली थी। चिल्लर पार्टी को रिलीज होने में बहुत वक्त लग गया था, उन्होंने वो फिल्म एडिट पे देख लिया था, देन ही कॉल्ड। मेरे को अनुराग से याद है, मैं अभी हाल ही में अनुराग कश्यप के साथ बैठा था, मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ना स्टार्स के टेंट्रम्स, उनके एंटराज, मैंने भी सुना था नखरे उनको। वगैरह, हाँ, आपने कभी ये सब चीजें रियलाइज की हैं किसी हाँ के साथ अभी काम हमने करते भी हुए? ये थोड़ा थोड़ा पता नहीं ये रियलाइज होना शुरू हो गया। मैंने और भी रियलाइज किया कि वो स्टार नहीं करते हैं, उनके आसपास के लोग उनसे करवा रहे हैं। और लकीली होता क्या है कि मैं कास्टिंग करता हूँ ना, तो मेरा काम सेट पे नहीं होता है, तो मुझे पता नहीं कि उसके बाद एक्टर वहाँ पे क्या डिमांड कर रहा है। हाँ, पर मैंने भी जब इंटरव्यू सुना था तो मैं कुछ कुछ बातों को तो सही मानता ही हूँ। और वो क्योंकि वो जिस तरह से अनुराग कश्यप काम करते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं, और वो क्या है, वो बहुत ही सिंपल सीधे, वो कभी आई थिंक इसलिए वो इन चीज़ों को बोल देते हैं क्योंकि वो ऑनेस्टली वह चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं। आई थिंक वो कुछ कुछ बातें तो एकदम करेक्ट बोली उन्होंने, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। सवाल बहुत सारे हैं मन में, बट वक्त का फिलहाल में पूछ ले, तकाजा है। पूछ ले। बाकी टीम तैयार है यहाँ पे मुझे हटाने के लिए। कोई ना, सवाल है, दोबारा मिलेंगे, दोबारा बातचीत होगी इसी बहाने। तो फिलहाल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत जेन्युइनली अच्छा लगा कि बड़े टाइम बाद इस तरह से माँ के बारे में बात किया, इस तरह से उन्होंने बात किया, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब मेरे गूज़बम्स आ रहे थे, मैं आई वाज अबाउट टू क्राई, बट ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू हमारे भाई, साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल में विद अविनाश पाल।